अस्सलाम वालेकुम, आई हूं वकास बशीर। आज हम अपना नया चैप्टर बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन अपने टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं, और वह ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ना कि आपकी सारी ज़िंदगी होती है। तो बजाय इसके कि आप उसको सारी ज़िंदगी पे मुहित कर लो कि मेरी तो ज़िंदगी सारी ख़राब हो गई है, तो वो एक जो मुश्किल वक्त होता है थोड़ा सा, वो आपकी ज़िंदगी का एक थोड़ा सा एक चंक होता है, तो आप उसको एक हिस्सा समझ के आगे मूव ऑन हो जाएं। तो आइए इसी अच्छी सी बात से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं या ज़िंदा जानदारों के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इसके अलावा विटामिन्स हैं। तो ये सारे हम देखेंगे। जिससे पहले हमने पढ़ा था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनके यूजेस क्या होते हैं और इनके सोर्सेज क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनका यूज़ क्या होता है। बायोमॉलिक्यूल्स आप देखें तो स्पेशली हमें ये एनर्जी फ्राहम कर रहे होते हैं, ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये मेन सोर्स होती हैं हमारे जिस्म में एनर्जी का। इसके अलावा अगर आप प्रोटीन्स को देखें तो वो ना सिर्फ हमारे जिस्म को एनर्जी फ्राहम कर रही होती हैं, बल्कि हमारे जिस्म का जो मेन फ्रेम वर्क है, जैसे कि मस्कुलर टिश्यूज़ हैं या फिर बोन्स हैं, उनको बनाने में भी हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास जो लिपिड्स हैं, वो एमरजेंसी की सूरत में आपके जिस्म को एनर्जी फ्राहम करते हैं। यानी अगर आप भाग रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, तो फिर आपके जिस्म को लिपिड्स एनर्जी फ्राहम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हमारे पास। डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो हमारे पास ये कीटोन होते हैं या फिर हमारे पास ये एल्डिहाइड होते हैं। अब इसका क्या मतलब? पोली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, उसके अलावा हमारे पास एल्डिहाइड का मतलब होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन का मतलब होता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं या फिर एल्डिहाइड होते हैं। अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये दो तरह से हो सकते हैं, या ये कीटोन होंगे या फिर एल्डिहाइड होंगे, लेकिन इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, यानी इनमें हाइड्रोक्सल जो ग्रुप हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे। अब इसमें आप देखें तो इनका जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2O और N, यानी ये हमारे पास जो N है ये नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं। अगर आपको नंबर ऑफ़ कार्बन्स पता है तो आप इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फाइंड कर सकते हैं। आप सपोज करें कि हमारे पास एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें तीन कार्बन है। N क्या है? हमारे पास 3 है, तो वो हम पुट कर लेते हैं। N की जगह 3 को 3 आ गया, या हमारे पास H2O, और यहाँ पे भी हम 3 पुट कर लेते हैं। अब ये C3 2 3 और 6, H आ गया 6 और O आ गया 3 हमारे पास। तो इस तरह से हम इसका फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कार्बन नंबर पता है तो हम इसका क्या कर सकते हैं? फार्मूला पता कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है, और जो कि हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके हम केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 6 ही हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और ये हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ये फॉर्म होते हैं। अब इसमें हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज है, और इसके साथ हमारे पास 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनते हैं। ये आप देखें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में एक ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमारे पास बनते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो ग्लूकोज है जब ये पॉलीमराइज होता है तो इससे सेलुलोज और स्टार्च बनती है। आगे हम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 तरह की कैटेगरीज या क्लासेस में तकसीम करते हैं। पहली तो जो है वो मोनोसेक्राइड्स है, दूसरी है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड, और तीसरी है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं। मोनोसेक्राइड जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये एक ही मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं, और इसके अंदर कार्बन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। इसमें कार्बन 3 से लेके कार्बन 9 तक के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और इसी बेस पे इनके नाम होते हैं। यानी अगर हमारे पास कार्बन 3 है तो इसका नाम होगा ट्राईओजिस, और अगर हमारे पास कार्बन 4 है तो इसका नाम होगा टेट्रोजिस।
और अगर हमारे पास कार्बन 5 है तो इसका नाम होगा पेंटोजेज, और अगर हमारे पास 6 है तो हेक्सोजेज। अब हमारे पास इसी तरह आगे सोन, हेप्टोजेज, ऑक्टेजेज और नोनेजेज होंगे हमारे पास। अब हमारे पास जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो हेक्सोजेज होते हैं, यानी जिनके अंदर कार्बन 6 होते हैं। ये अगर आप देखें तो हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट, इनमें भी जो दो इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, अब ये बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो एल्डिहाइड शुगर होती है, और जो फ्रुक्टोज होती है वो कीटोनिक शुगर होती है। तो इनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से ये एल्डिहाइड, किस तरह से ये कीटोन। इन दोनों के ओपन स्ट्रक्चर हम एक साथ लिखेंगे ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके। ये हमारे पास आपने सबसे पहले क्या करना है कि 6 आपने कार्बन लिख लेने हैं, 3, 4, 5, और इसको हम इधर लिख लेते हैं 6। इसी तरह हम ये दूसरा फ्रुक्टोज का भी लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारे पास आ गए। अब इसमें जो पहले 4 है ना, इनका आपने दोनों में सेम रखना है। ये हमारे पास आ गया OH, नीचे H, और इस तरह से हमारे पास H। अब बुक में ये इस तरह से भी दिया हुआ है, अगर हम इसको इधर लिखें CH2OH, तो ये आप देखें तो ये H2 जो है ये हमारे पास एक H ये है और एक H ये है। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको सही ओपन करके लिखूंगा इधर। और दूसरे नंबर पे भी ये OH इधर ही मौजूद है, तीसरे नंबर पे भी ये OH इधर ही मौजूद है, लेकिन चौथा जो है इसके अंदर हमारे पास ये OH इस साइड पे आ जाता है। तो बस आपने ये यहाँ पे थोड़ा याद रख लें कि ये यहाँ OH है हमारे पास, ये हमारी जो लेफ़्ट साइड है उस पर आ जाता है, और H जो है हमारे राइट साइड पे आ जाता है। अब ये अगर हमारे पास ग्लूकोज हो तो ये क्या है, हमारे पास एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड आपको पता है कि उसका फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास इधर भी OH होता है और इधर H होता है, लेकिन इधर हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन और इसकी साइड पे हाइड्रोजन आ गया। ये आप देखें तो ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन है, और इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, और दूसरी साइड जो है हमारे पास ये वाली, इस साइड पे आप देखें तो ये एक बड़ा सा रेडिकल हमारे पास लगा हुआ है, ये रेडिकल हमारे पास लगा हुआ है, और इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन है और कार्बोनाइल कार्बन, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, एक रेडिकल। तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक एल्डिहाइड आ गया। अब हम देख लेते हैं कि फ्रुक्टोज हमारे पास किस तरह से होती है। ये हम OH, इधर H, इधर H। पहले जो 4 कार्बन है ये सेम टू सेम आप लोगों ने इसको इसी तरह लिखना है। उसके बाद हमारे पास OH, इधर भी OH, लेकिन इस साइड पे हमारे पास ये OH इस साइड पे आया था और H इस साइड पे आया था। यहाँ पे हमारे पास H, यहाँ पे H। अब इसमें इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, और इस कार्बन के ऊपर इसी तरह हमारे पास जिस तरह ये पहले OH मौजूद था ना, इधर ये तीनों जो OH हैं, उसी तरह ये OH इस साइड पे, H इस साइड पे और H इस साइड पे। ये हमारा जो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन इसमें फ्रुक्टोज के अंदर सेम होते हैं। तो इस तरह से आप इनका स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। पहले 4 जो हैं वो दोनों के सेम हैं, और इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है इसमें आप देखें तो इधर कार्बोनाइल कार्बन है, लेकिन इधर हमारे पास सिंपल ये OH ग्रुप मौजूद है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है और उधर कार्बोनाइल कार्बन है। ये थोड़ी सी इधर शिफ्टिंग है यहाँ पे, यहाँ इन 2 कार्बन में सिर्फ इनमें डिफरेंस है, बाकी सारा ये सेम है स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। हाइड्रोलाइज होने का मतलब ये होता है कि आप इस कंपाउंड के अंदर अगर पानी डालें तो इसको आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ही मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है, तो इसको मज़ीद हम नहीं तोड़ सकते। लेकिन जब हम डाइसेक्राइड या ट्राइसेक्राइड यानी ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड के अंदर देखते हैं तो उनमें जब हम वाटर ऐड करते हैं तो उसको हम मज़ीद चेंज कर सकते हैं जिन कंपाउंड से वो मिलकर बने होते हैं। यानी अगर आप सुक्रोज़ देखें तो सुक्रोज़ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनी हुई है, तो जैसे ही आप उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। लेकिन ये तो आप देखें कि ऑलरेडी सिर्फ ग्लूकोज से ही बना हुआ है, तो इसको मज़ीद हम नहीं तोड़ सकते। इससे आगे मोनोसेक्राइड्स की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद ये हमारे पास इनका जो जायका होता है वो स्वीट होता है, इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ों को ये रिड्यूस करते हैं, इसलिए इनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम इससे आगे ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और इसके यूजेस और सोर्सेज पढ़ेंगे।
आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।